तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता क्लासेस बाय कुलदीप सर में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो देखिए बच्चों, आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी। इसके बारे में मैंने आपके कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, हिंदी के बारे में बताया था, हिंदी शब्द के बारे में बताया था। तो देखिए बच्चों, आज हमारी क्लास रहेगी हिंदी की रहेगी, और हिंदी में भी किसकी रहेगी इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी। टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी, तो टॉपिक रहेगा ही, लेकिन हिंदी में भी किसका रहेगा ये भी देखते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में सब कुछ देख लिया होगा, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं उसे और रिवाइज कर देता हूँ, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति, जो हमारे विदेशी लोग भारत में आए थे तो उत्तर पश्चिम से होके भारत में आते थे। तो उत्तर पश्चिम से होके भारत में आते थे, तभी भारत में आते थे तो ईरानियों का भारत में आगमन होता है। तभी उत्तर पश्चिम में ही, भारत के उत्तर पश्चिम में एक नदी पड़ती है, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। जिस नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी हमारी पड़ती है। तो ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। तो हिंदू नदी क्यों कहते थे? क्योंकि जो ईरानी लोग थे, स को द बोला करते थे और ध को ह बोला करते थे। द को स को द बोला करते थे और ध को ह बोला करते थे। तो यहीं से जो ईरानी लोग थे ये भारत में आए, देशी बन के भारत में आए, उत्तर पश्चिम से होकर आते थे। सभी ज़्यादा अधिकतर माना जाता है कि जो भारत में विदेशी आए हैं सभी उत्तर पश्चिम से होकर आए हैं। तो देखिए, यहीं से हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। तो मैंने आपको हिंदी भाषा के बारे में पहले बता दिया है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं होती है। संस्कृत से एक भाषा बनती है जिस भाषा का नाम है पाली। तो पाली भाषा से एक भाषा और बनती है जिस भाषा का नाम है प्राकृत भाषा। देखिए, प्राकृत भाषा से एक भाषा और बनती है जिस भाषा का नाम है अपभ्रंश भाषा। तो देखिए, अपभ्रंश भाषा से एक और भाषा बनती है जिस भाषा का नाम है अवहट्ट भाषा। तो अवहट्ट भाषा से ही हमारे प्रारंभिक हिंदी की शुरुआत मानी जाती है विद्वानों के अनुसार। हमारी अवहट्ट भाषा से ही विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। तो देखिए बच्चों, अब हम हिंदी पर आते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता ही होगा कि हमारा एग्जाम में हमारा जो पेपर होता है 70 नंबर का होता है या 70 नंबर का होता है। इसमें हमारी गद्य पद्य होती है और संस्कृत होती है और व्याकरण होती है। तो देखिए, पहले हम अपने टॉपिकों की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण। कि आपको पता ही होगा कि व्याकरण 35 नंबर तक की आ जाती है। 35 नंबर की आती है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, 35 नंबर की आती है। तो देखिए, हम बात करेंगे व्याकरण की। तो देखिए, व्याकरण में भी कुछ टॉपिक होते हैं। तो देखिए, व्याकरण में सबसे पहले व्याकरण को कहते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। व्याकरण में पहला टॉपिक क्या होता है? काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व। तो देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व में हमारे रस, छंद, अलंकार आते हैं। तो देखिए, आज हम रस के बारे में बात करेंगे। रस क्या होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस क्या है, ये सब कुछ इसी के बारे में बात करेंगे।
तो देखिए अगर हम रस की बात करें, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि रस क्या होता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रस क्या होता है। तो देखिए अगर रस की बात करें, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो या आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हो, आपको उस किताब को पढ़ने में या सुनने में या देखने में, आप कोई किताब या मूवी या कोई सीरीज देख रहे हो, तो उसको पढ़ने में, देखने में या सुनने में जो आपको आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम रस कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो देखिए इसकी परिभाषा होती है किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने में जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। जैसे आप अपनी परिभाषा में समझिए, आप कोई मूवी देख रहे हो या आप कोई सीरीज देख रहे हो, तो आपको उसे देखने में जो आनंद आता है, या आप कोई नाटक देख रहे हो या महाभारत देख रहे हो, आप कुछ भी देख रहे हो, आपको जिस चीज को देखने में आनंद आता है, उसी को हम रस कहते हैं। उसे व्याकरण में रस कहते हैं। तो देखिए रस भी किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, यह भी देखिए। तो देखिए अगर रस की बात करें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए रस की बात करें तो रस किन किन से मिलके बना होता है। तो देखिए अगर रस की बात करें तो रस हमारा 4 चीजों से मिलके बना होता है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं देखिए। और 4 चीजों से मिलके बना होता है। नंबर 1 होता है हमारा रस बना होता है। नंबर 1 होता है हमारा स्थायी भाव। नंबर 2 पे आता है हमारा विभाव। देखिए यहीं पे हमारा स्थायी भाव, विभाव हो गया, और ये हो गया अनुभाव। नंबर 4 पे क्या हो गया? संचारी या व्यवचारी भाव। इनसे हमारा 4 चीजों से मिलके हमारा रस बना होता है। इन 4 चीजों से मिलकर हमारा रस बना होता है। नंबर 1 पे आता है स्थायी भाव, नंबर 2 पे आता है विभाव, और नंबर 3 पे आता है अनुभाव, और नंबर 4 पे आता है संचारी या व्यवचारी भाव। इन चारों से मिलकर हमारा रस बनता है। मैंने आपको रस के बारे में बता ही दिया है कि किसी भी काव्य या सीरीज या मूवी को देखने से जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद आपको प्राप्त होता है, उसी को हम रस कहते हैं। लेकिन एक बात और है, आप रस को
केवल महसूस कर सकते हो, आप उसे छू नहीं सकते, ना ही आप उसे देख सकते हैं। आप रस को देख नहीं सकते, आप उसे महसूस कर सकते हो। तो देखिए, आप उसे महसूस कर सकते हो। तो देखिए, अगर रसों की बात करें, तो अगर हम रसों की बात करें तो देखिए, क्लास 10th या हाई स्कूल में कक्षा 10वीं में केवल 2 ही रसों का अध्ययन किया गया है। 2 ही रसों का अध्ययन किया गया है। अगर रसों की बात करें तो रसों की संख्या 11 होती है। रसों की संख्या 11 होती है, लेकिन आपको 11 रसों को नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको केवल 2 रसों को पढ़ना है। रसों की संख्या 11 होती है। रसों की संख्या, रस 11 प्रकार के होते हैं। ग्यारह होते हैं, लेकिन ये 11 आपको नहीं पढ़ने। सिर्फ आपको कितने पढ़ने हैं? 2। आपको केवल 2 पढ़ने हैं। केवल आपको 2 रस पढ़ने हैं। और 2 रस कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आता है हास्य रस। क्या आता है? हास्य रस। नंबर 2 पे आता है करुण रस। हास्य रस और करुण रस, ये आपको 2 रस पढ़ने हैं। और आपको पता ही होगा कि आपके रस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये 2 नंबर आज आपके पक्के करा के मैं रहूंगा। ये आपके 2 नंबर आपके आज पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ हास्य रस और करुण रस के बारे में पढ़ना है। करुण रस और हास्य रस आपको पढ़ना है। तो देखिए, करुण रस क्या होता है और हास्य रस क्या होता है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो देखिए, हम अब हास्य रस और करुण रस के बारे में पढ़ते हैं। हास्य रस क्या होता है और करुण रस क्या होता है। तो देखिए, अगर बच्चों हम हास्य रस की बात करें, देखिए बच्चों, अगर हम हास्य रस की बात करें तो देखिए, हास्य रस की परिभाषा आपको किताब में से आपको लर्न नहीं करनी है, किताब में से आपको याद नहीं करनी है। जो हम आपको बोर्ड पर कराएं, सिर्फ आप उसी को तैयार कर लीजिए। आपके नंबर 90 प्लस रहेंगे इस बार। आपके नंबर इस बार 90 प्लस रहेंगे। तो देखिए, जो हम डेफिनेशन कराएं, आप उसकी एक फेयर कॉपी बनाइएगा और उसमें से आप पूरी तैयारी कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 10th और 12th की, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया है, फुल तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर आपको फुल तैयारी कराई जाएगी। तो देखिए, हम हास्य रस की बात करें तो देखिए, हास्य रस की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, हास्य रस की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, आकृति, चेष्टा को देखकर जो हृदय में विनोद नाम का जो भाव जागृत होता है, हृदय में जो विनोद नाम का भाव जागृत होता है, उसी को हम हास्य रस कहते हैं। जैसे आपके रास्ते, आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई पागल इंसान मिलता है या कोई पागल व्यक्ति मिलता है, आप उसे देख के हंस रहे हो। या कोई आपको रास्ते में जा रहे, कोई किसी ने कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे हैं, आपको उसे देखकर हंसी आ गई, तो आपके अंदर हास्य रस पैदा हो गया। किसी व्यक्ति या वस्तु की आकृति, वेशभूषा या चेष्टा को देखकर जो हृदय में विनोद नाम का भाव जागृत होता है, उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन क्या होती है या परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, परिभाषा की बात करें, हास्य रस, हास्य रस की परिभाषा की बात करें तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान,
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की आकृति वेशभूषा या चेष्टा को देखकर हृदय में जो विनोद नाम का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। उसे ही हास्यरस कहा जाता है। तो देखिए परिभाषा क्या है हास्यरस की? हास्यरस किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की आकृति वेशभूषा या चेष्टा को देखकर हृदय में जो विनोद नाम का भाव जागृत होता है उसे हास्यरस कहा जाता है। उसे ही हास्यरस कहा जाता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज और पूछेगा, आपको एग्जाम में इसका उदाहरण भी पूछ सकता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या होता है? इसका भी वो देखिए स्थायी भाव क्या होता है? आपसे स्थायी भाव भी पूछ सकता है एग्जाम में, आपसे स्थायी भाव भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है। उल्लास भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? उल्लास। हम इसे उल्लास भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमारा हास्यरस होता है। तो देखिए इसका एक उदाहरण और होता है। उदाहरण की बात करें, उदाहरण पूछ सकता है। तो उदाहरण क्या होता है? हस हस भाजय देख दूल्ह दिगंबर को आवे पावनी हिमाचल के ओछाव में। तो देखिए हस भाजय भाजय देख दूल्हा दिगंबर को देख दूल्हा दिगंबर को पाहुनी आवे हिमाचल के ओछाव में। तो देखिए ये आपसे उदाहरण भी पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको दिया होगा कि हास्यरस की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण लिखिए या उसका स्थायी भाव लिखिए। तो आपको पता है स्थायी भाव होता है हास या उल्लास कह सकते हैं हम इसे, और उदाहरण होता है हस्य भाजय देखी दूल्हा दिगंबर को पाहुनी आवे हिमाचल के उत्सव में। तो यह उसका वो होता है, ठीक है, उदाहरण होता है। यहां से आगे और बात करें,
तो देखिए इसका एक उदाहरण और होता है, इसका एक उदाहरण और होता है। वो उदाहरण क्या होता है, देखिए एग्जामिनर आपसे एक उदाहरण तो आपको मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एग्जामिनर भी कई चालाक होते हैं। एग्जामिनर क्या कहते हैं कि एक उदाहरण आपको उसमें देंगे, एक उदाहरण आपको देंगे, वो क्या कहते हैं इससे अलग को उदाहरण लिखिए, इससे अलग को उदाहरण लिखिए। तो देखिए एक उदाहरण और होता है, वो उदाहरण होता है कि शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे बुझनी भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे बुझनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यह भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। लिखिए इसका उदाहरण होता है कि शीश पर गंगा हंसे, चलो मैं लिख देता हूं इसे उदाहरण 2 सेकंड। उदाहरण 2 देखिए शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे। तो देखिए बच्चों मेरी राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, आपको समझ में ना आए तो मैं दोबारा बोल देता हूँ उसे, आप उसे लिख सकते हो। मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है। तो शीश पर गंगा हंसे बुझनी भुजंगा हंसे, बुझनी भुजंगा हंसे, बुझनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा बहु, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये तो आपको पता ही होगा ये किसके बारे में बात हो रही है, ये भगवान शिव के बारे में बात हो रही है। ये यहाँ पर इस उदाहरण में भगवान शिव के बारे में बताया गया है कि शीश पर गंगा हंसे बुझनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा वहो नंगा के विवाह में। ये तो आपको पता ही होगा ये भगवान शिव के बारे में बात हो रही है। तो देखिए यहीं से अगर हम करुण रस के बारे में बचें, करुण रस के बारे में बात करें, तो देखो बच्चों ये आपका हास्य रस कंप्लीट होता है। अगर इसको एग्जाम पूछ लेता है तो आप मैं गारंटी लेता हूँ आप 2 नंबर पक्के होंगे, आपके इसमें 2 नंबर पक्के होंगे। तो 2 नंबर का पूछता है हास्य रस तो आपके 2 नंबर पक्के होंगे, हास्य रस पूछता है तो देखिए करुण रस की बात करें, करुण रस की बात करें। अगर देखिए बच्चों करुण रस की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी क्लास 10th में 2 प्रकार के रस होते हैं, एक हास्य रस होता है और एक करुण रस होता है। आपको सिर्फ 2 रसों का अध्ययन करना है और आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए अब हमने हास्य रस के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं करुण रस के बारे में। तो देखिए करुण रस क्या होता है। करुण रस तो देखिए करुण रस की में थोड़ी बात करें तो करुण रस का भी आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझनी है। तो देखिए करुण रस की परिभाषा क्या होती है। करुण रस की परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान, परिभाषा वही है किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की आकृति वेशभूषा या चेष्टा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की आकृति वेशभूषा या चेष्टा को देखकर हृदय में जो ये मान लो किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को देखकर हृदय में किसी व्यक्ति गलत हो गया यहाँ से, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की
आकृति आकृति वेशभूषा आकृति वेशभूषा या चेष्टा को देख आकृति या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की आकृति वेशभूषा या चेष्टा को देखकर हृदय में जो भाव हृदय में जो दुख जागृत होता है, हृदय में जो दुख जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं, उसे हम करुण रस कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की आकृति वेशभूषा चेष्टा को देखकर हृदय में जो दुख जागृत होता है उसे करुण रस कहा जाता है, उसे करुण रस कहा जाता है। अगर देखिए बच्चों, करुण रस के स्थायी भाव की बात करें, करुण रस के अगर हम स्थायी भाव की बात करें, करुण रस के स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगर देखिए यहीं से तो बच्चों हम भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आपसे इतना निवेदन हम भी करते हैं कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएं जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे देख सकें और उसका लाभ भी उठा सकें। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। तो इसका उदाहरण एक और होता है, यहाँ से इसका उदाहरण होता है करुण रस का उदाहरण होता है, करुण रस का उदाहरण होता है, करुण रस का उदाहरण होता है। तो देखिए इसका उदाहरण होता है हे खग, हे खग हे मृग, हे खग हे मृग, हे खग हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृग नैनी, तुम देख सीता मृग नैनी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृग नैनी। आपको पता ही होगा यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर भगवान राम और सीता मैया के बारे में बात की जा रही है। जब सीता मैया को रावण उठा के ले जाता है आश्रम से, तो वहीं की बात हो रही है ये कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृग नैनी। तो राम जी बोल रहे हैं कि हे खग हे पक्षियों, हे मृग हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृग नैनी। तो इसका उत्तर होता है, इसका आंसर होता है कि जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षियों से क्या तुमने मेरी सीता को कहीं पर देखा है? हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृग नैनी। इसका आपको पता ही होगा कि भगवान राम और सीता मैया के बारे में बात हो रही है। तो देखिए इससे आगे थोड़ा और बात कर लेते हैं।
इससे आगे। तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने जो भी आपसे छोटे बड़े भाई 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए आप उन्हें बता सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है, देखिए हमारा YouTube चैनल है, हमारा YouTube चैनल है, हमारा YouTube चैनल है सफलता क्लासेस बाय कुलदीप सर। तो देखिए बच्चों, आपको मेरा नाम तो पता ही होगा, मेरा नाम कुलदीप है। तो देखिए हमारा चैनल है सफलता क्लासेस बाय कुलदीप सर। तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि कोई भी टीचर अकेला कहीं नहीं पहुंच सकता या कितनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसमें बच्चों का भी योगदान होता है। आपको पता होगा कि जब तक बच्चे टीचर का साथ नहीं देंगे या बच्चे टीचर का सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वह बच्चों के सपोर्ट से ही कुछ भी हासिल कर सकता है और कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो देखिए बच्चों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका भी हमारे प्रति फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम आगे वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद।